जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली वीडियो में थोड़ी हम रिवाइंड करके देखते हैं जब हमने सल्तनत काल स्टार्ट किया था। दिल्ली सल्तनत की बात करें या सल्तनत काल की बात करें तो उसके अंतर्गत हमने 5 राजवंशों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला वंश गुलाम वंश था, दूसरा खिलजी था, तीसरा तुगलक था, चौथा सैयद और पांचवा लोदी वंश था। जो लोदी वंश था वो अफगानों द्वारा स्थापित किया गया था। इसका प्रथम शासक बाबर था और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। तो जब भारत में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, मतलब लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, उसका शासन चल रहा था, तो उस समय भारत की पृष्ठभूमि कुछ विवादास्पद चल रही थी। अर्थात जितने भी यहाँ पर राजवंश थे या जितने भी अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनमें मध्य ही आंतरिक विद्रोह चल रहा था। जैसे कि चाहे हम इब्राहिम लोदी की बात करें और चाहे हम राणा सांगा की बात करें, इनके सहयोगी ही इनको इनके पद से हटाना चाह रहे थे, इब्राहिम लोदी के चाचा ने। और ऐसे ही राणा सांगा के मंत्री ने एक चगताई तुर्की व्यक्ति जो शासक था उसके लिए इन्होंने न्योता दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए। और उस चगताई तुर्की व्यक्ति का नाम था बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई लड़ी। समय था 1526 का। 1526 में पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई लड़ी गई, जिसमें लोदी, इब्राहिम लोदी और जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर दोनों ने भाग लिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की विजय हुई। लेकिन पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह सैनिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण थी, राजनीतिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर शासक था राणा सांगा। तो अभी भी उसका वर्चस्व पूरे भारत पर नहीं हो पाया, लेकिन भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना जरूर हो गई थी। जब बाबर ने भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत को विजित करना नहीं था। उसका उद्देश्य था सिर्फ पंजाब पर विजय प्राप्त करना। लेकिन जैसे ही उसने भारत पर आक्रमण किया, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद उसकी मंशा बढ़ने लगी और उसका उद्देश्य अब सिर्फ पंजाब तक सीमित ना रहकर पूरे भारत पर विजय प्राप्त करने का बन गया। और वह धीरे धीरे करके आगे की लड़ाइयां लड़ता गया और उनको जीतता गया। ध्यान रखिएगा, जो बाबर है, बाबर एक कुशल प्रशासक था, कुशल सैनिक था, एक कुशल प्रशासक नहीं था, क्योंकि इसने मुगल सत्ता को सही तरीके से स्थापित नहीं किया था। हाँ, मुगल सत्ता को लेकर जरूर आया था, लेकिन उसको लाने के बाद बहुत सारे युद्ध भी जीता, लेकिन उसका साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। इसको हम आगे समझेंगे, इससे प्रश्न भी बनता है, उस प्रश्न को भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में कि यदि आपसे 3 नंबर में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूछ लिया जाता है तो आप उसके विषय में क्या लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमारा मुख्य परीक्षा का सिलेबस चल रहा है और हम इन वीडियो के अंतर्गत ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम क्या था, राणा सांगा के मंत्री का क्या नाम था, उसने कैसे बाबर को बुलाया, बाबर ने कैसे आक्रमण किया, या बाबर जहां पर था वहां पर क्या सिचुएशन थी। ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, यहां से प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि प्रश्न 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में ही पूछे जाने हैं और इनके अनुसार ही आपको आंसर तैयार करने हैं। और जब 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनकी शब्द सीमा भी डिसाइड है। तो यहां आपसे कुछ भी नहीं उठा के पूछा जाएगा, एक व्यवस्थित तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, कोई शासक है, तो वहां से 3 नंबर का ही प्रश्न बनेगा। हाँ, यदि इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं तो वहां से वह 5 नंबर और 11 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन यदि सिर्फ शासक पूछता है तो उसमें आपको 1 या 2 या 3 फैक्ट अधिक से अधिक याद होने चाहिए, क्योंकि वही आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो हम ज़्यादा कहानी में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। यदि आपको मुगल वंश की बहुत डिटेल्स में अध्ययन करना है कि मुगल वंश में क्या क्या चल रहा था, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, कौन किसका पुत्र था, कौन किसकी बहन थी, क्या इनमें विवाद चल रहा था, तो इन सभी का अध्ययन आप प्रीलिम्स की वीडियो को देखकर कर सकते हैं। युद्ध में क्या हुआ था, कैसे लड़ाई चल रही थी, तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रीलिम्स की वीडियो मिल जाएंगी, जो कि यूट्यूब पर फ्री डली हुई हैं। आप वहां पर जाकर उनका अध्ययन करिएगा। यहां पर हम सिर्फ प्रश्न पत्र, जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है, उसे ध्यान में रखकर, प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखकर उनका ही अध्ययन करेंगे। उसी तरीके से अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में। तो इसका भारत में कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा था। 1526 में इसने पानीपत के मैदान में पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है।
और इसका जन्म कहां हुआ था? फरगना में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। फरगना कहां आता है? उज्बेकिस्तान में आता है। वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके यह पितृपक्ष से तैमूर वंश का 5वां वंशज था और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो ये क्या था? चंगेज खां क्या था? मंगोल था। और तैमूर कहां था? अलग था, ये मध्य एशिया से आया था। तो माता कहां से थी? तैमूर वंश, सॉरी, पितृ कहां से था? पिता कहां से था? तैमूर वंश से था। और माता जो थी वो कहां से थी? चंगेज वंश की थी। तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ था, इसका जन्म हुआ था। यह है चगताई तुर्की था। चगताई तुर्क कौन थे? ऐसे मंगोल जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें चगताई तुर्की या नवीन मुसलमान कहा जाता था। तो यह क्या था? चगताई तुर्की था। सर्वप्रथम इसने मिर्जा की जगह किसकी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। और जैसे ही मुगल वंश की स्थापना होगी तो यहां पर जो प्रमुख पद होगा वह सुल्तान ना कहलाकर अब बादशाह कहलाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर जो प्रमुख होता है केंद्रीय सत्ता का, उसे राजा कहा जाता है। फिर जब दिल्ली सल्तनत आती है, जब तुर्की साम्राज्य स्थापित होता है, तो वहां पर जो केंद्रीय सत्ता का प्रमुख होता है उसे सुल्तान कहा जाता है। और जैसे ही मुगल सत्ता आती है तो यहां पर जो केंद्रीय सत्ता का प्रमुख होगा उसे बादशाह कहा जाएगा। तो क्लियर हुआ? कहां का था? फरगना का था। पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। चगताई तुर्की था। चगताई तुर्की यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जिन मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था उन्हें चगताई तुर्की कहा जाता था। यह ऐसा शासक था जिसने मिर्जा की उपाधि धारण नहीं की थी, सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। क्लियर हुआ? यहां पे थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूं कि जब इसकी फरगना उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था, फिर इसके माता पिता का शांत हो गए थे, समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। उसके बाद इसने 12 वर्ष की उम्र में सत्ता हासिल कर ली थी, शासक बन गया था। और फिर अपने चाचा से युद्ध लड़ने लगा था, लेकिन चाचा से युद्ध लड़ते वक्त यह पराजित हुआ था और फरगना चाचा के पास चला गया था। फिर यहाँ से भागने के बाद उसका रुख भारत की तरफ हुआ और भारत की तरफ भी यहाँ पर विभिन्न जो शासक थे, चाहे हम इब्राहिम लोदी की बात करें, चाहे हम राणा सांगा की बात करें, इनके यहाँ पर आंतरिक विद्रोह चल रहा था और उस आंतरिक विद्रोह का फायदा उठाकर इसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, क्योंकि जो युद्ध हैं जिसमें उसने विजय प्राप्त की थी वो पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। और यह युद्ध क्रम से ही पूछे जाते हैं कि पहला युद्ध कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा चौथा कौन सा था। चलिए बात कर लेते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किन किन के मध्य हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किन के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलकमा युद्ध पद्धति है उसको तोपखाने के साथ जोड़ दिया था। तो ये इसकी विशेषता थी कि ये पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति को तोपखाने के साथ जोड़ा था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जोड़ा था। युद्ध में विजय के पश्चात, तो विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। और बाबर की जैसे ही विजय प्राप्त हुई उसने खाकान की उपाधि प्राप्त की थी। तो कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? खाकान। इसने यह अपने आप को खाकान कहने लगा था, तो खाकान की उपाधि प्राप्त की। साथ ही साथ इसने शाहरुखी तथा बाबरी नामक चांदी के सिक्के बनवाए और उसको बांटना चालू किया। और इसी के आधार पर, इस सिक्के बांटने के आधार पर इसे कलंदर भी कहा जाता है। इसी युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य ने उसे कोहिनूर का हीरा भी प्रदान किया था। तो जो कोहिनूर का हीरा अलाउद्दीन के पास था वो धीरे धीरे किसके पास आ जाता है? बाबर के पास आ जाता है। तो बाबर को कौन प्रदान करता है? विक्रमादित्य प्रदान करता है। तो क्लियर हुआ? यदि पानीपत का युद्ध पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है? पानीपत का युद्ध पूछे जाने की संभावना मैं आपको बता देता हूं, या तो 5 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में पूछा जाएगा। यदि 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको एक तो डेट याद होनी चाहिए, दूसरा कौन किस किस के मध्य हुआ था, कहां पर हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी, आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन यदि 5 नंबर में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या विशेष है, साथ ही साथ इसमें बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ कौन से सिक्के चलवाए थे और इसे क्या प्राप्त हुआ था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह सिर्फ और सिर्फ सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इब्राहिम लोदी से ज्यादा ताकतवर राणा सांगा था और राणा सांगा से जब तक विजय प्राप्त ना कर ली जाए या राणा सांगा से युद्ध करके विजय प्राप्त ना कर ली जाए तब तक पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना या पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का परचम लहराना नामुमकिन था।
तो सैन्य दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह असफल था, इसमें ज़्यादा फायदा प्राप्त नहीं हुआ था। अगला युद्ध होता है जिसे कहा जाता है खानवा का युद्ध। तो पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध लड़ा गया था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में, एक साल बाद। और यह बाबर और राणा सांगा के मध्य ही हुआ था, जो सबसे प्रतापी था। तो किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा। इसमें बाबर की ही विजय हुई थी, राणा सांगा की पराजय हुई थी। बाबर ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब आपका धर्म खतरे में है। जब इस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, इस तरीके के नारे दिए जाते हैं कि आपको अब मेरे लिए नहीं लड़ना, आपको अपने धर्म के लिए लड़ना है, आपका धर्म खतरे में है, तो इस तरीके के नारे देकर जो सैनिक होते हैं उनको उत्साहित किया जाता है कि नहीं, अभी हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इस विजय में जो बाबर है उसको लग नहीं रहा था कि वो जीत पाएगा, उसके जो सैनिक थे वो भी डर गए थे, वो लड़ने से इनकार कर रहे थे। तो उनको लड़ाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए वह जिहाद का नारा देता है और विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इस तरीके से यह विजय प्राप्त करता है खानवा के युद्ध में। फिर खानवा के युद्ध के बाद फिर चंदेरी का युद्ध होता है, और चंदेरी का युद्ध एक साल बाद होता है 29 जनवरी 1528 को, और यह बाबर और चंदेरी के शासक मैदानी राय के मध्य होता है। किस किस के मध्य? बाबर और मैदानी राय के मध्य। आपको ध्यान रखना है, पहला क्या होता? पानीपत, दूसरा खानवा, फिर चंदेरी का युद्ध। फिर होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 में, 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के मध्य होता है। अफगान कौन है? वही लोधी के वंशज। लोधी वंश जो था वो अफगानी वंश था, तो उन्हीं के मध्य होता रहता है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर युद्ध जो हैं आखिरी तक आप देखेंगे तो मुगल और अफगानों के मध्य ही लड़ा जाता है। लेकिन जब पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के मध्य, तो उसमें जो इनका वंशज रहता है या आखिरी अफगान शासक रहता है हेमू, उसकी पराजय के साथ ही अफगानों का जो दिया है वो बुझ जाता है। वहां से फिर अफगानों के साथ इनके युद्ध नहीं होते हैं। तो क्लियर हुआ? कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, घाघरा नदी के तट पर हुआ था। और यह घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? जल और थल दोनों में लड़ा गया था। तो ये युद्ध आपको क्लियर हुए, पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। तो ये क्या थे? बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे। बाबर की बात करें तो बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 को लाहौर में हो जाती है। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। लेकिन वह जब जीवित रहता है तो उससे जीवित रहते समय ही कह देता है कि मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाना, और वह वहां पर अपना एक स्थान निश्चित करके आ जाता है कि मुझे यहीं पर दफनाया जाए। तो फिर बाद में पहले उसको आराम बाग आगरा में दफनाया जाता है, फिर उसको यहाँ से निकाल कर काबुल ले जाकर उसका जो चयनित स्थान होता है जहां पर वह चयन करता है कि मुझे यहाँ पर दफनाया जाए, वहां पर इसको दफनाया जाता है। तो ऐसे बाबर की कहानी खत्म हो जाती है। और बाबर के विषय में एक कथन आता है कि यह एक योग्य सेनानी था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं था। तो यहां से 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि बाबर एक योग्य सेनानी था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। आप स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? मैं ये लिख के नहीं देता हूं, ये काम आपका रहेगा, आपको लिखना है। मैं बस इसकी एक रूपरेखा बता देता हूं कि इसको आप डील कैसे करेंगे। तो देखिएगा, बाबर की यदि हम बात करें तो स्टार्टिंग से ही बाबर जितने भी युद्ध लड़ता है भारत में आकर, तो वो सारे युद्ध जीतता है, चाहे पानीपत का हो, चाहे घाघरा का हो, चाहे चंदेरी का हो, चाहे खानवा का हो, कोई भी युद्ध हो, सारे युद्ध जीतता है। लेकिन जीतने के साथ ये जीतता क्यों है? क्योंकि यह सैनिक दृष्टि से बहुत ही योग्य था, बहुत अच्छा सेना नायक था। उसको सेना को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे युद्ध की रणनीति अपनाना है, आगे कितनी भी बड़ी सेना हो उस पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, वह सारी रणनीति उसे आती थी। लेकिन वह मुगल सत्ता को सही तरीके से भारत में स्थापित नहीं कर पाता है। विवाद उसके होते रहते हैं और विवाद स्वरूप ही वह मर जाता है। तो वह अपने साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता है, मुगल साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है। इसी कारण से उसे एक योग्य सेनानी तो माना जाता है लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं माना जाता है। तो क्लियर हुआ? यदि यह प्रश्न आता है कि बाबर एक योग्य सेनानी था परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं था, तो इसको आप किस तरीके से डील करेंगे? अब बाबर के बाद उसका पुत्र आता है
हुमायूं, जिसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जो हुमायूं है इसका कार्यकाल 1530 से 1556 तक चला था। रेगुलर नहीं चला था, इसमें बीच में टूटा था, फिर उसके बाद फिर ये सत्ता में आ गया था। तो क्या था? 1530 से 1556 तक इसका कार्यकाल था। नाम क्या था पूरा? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जो हुमायूं है, जब यह उत्तराधिकारी बना था और बाबर की मृत्यु हुई थी, तो कहा जाता है कि इसे कांटों का ताज मिला था। कांटों का ताज मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत सारे विवाद चल रहे होते हैं, इसे फूलों की सैया नहीं मिली थी, इसे बहुत सारे विरोधों के स्वरूप अपना ताज मिला था। इसी समय जब यह उत्तराधिकारी बनता है तो बाबर इसको पहले ही बता देता है कि बेटा तू अपने साम्राज्य का विघटन मत करना, अपने भाइयों को राजपाट में बिल्कुल भी हिस्सा मत देना, प्रमुख बादशाह बनकर तू रहना, बाकी इन भाइयों को अपने अंडर में ही चलाना। लेकिन ये क्या करता है? जैसे ही शासक बनता है और अपने भाइयों के मध्य अपने पूरे साम्राज्य का बराबर बराबर भाग में वितरण कर देता है, बंटवारा कर देता है, जिसके कारण आगे चलकर उन्हीं भाइयों के द्वारा उसे विरोध का सामना करना पड़ता है, अपने सामंतों के द्वारा उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। चूंकि इसका पिता जो था, बाबर जो था, वह योग्य सेनानी था, लेकिन इसमें कुशल नेतृत्व का अभाव होता है, सही तरीके की रणनीति का अभाव होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने का अभाव होता है, जिस कारण से यह जिंदगी भर दौड़ता रहता है, ठोकरें खाता रहता है, कभी एक युद्ध हारता है तो कभी दूसरा युद्ध हारता है। मुगल साम्राज्य की जो सत्ता बना के जाता है बाबर, उस सत्ता को यह बनाए नहीं रख पाता है और यहां से उसे ईरान की ओर पलायन करना पड़ता है। दोबारा फिर से आता है, लेकिन दोबारा फिर ठोकर खाकर ही मर जाता है। इसीलिए लैनपुल कहते हैं इसके विषय में कि जो हुमायूं था वह जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और आखिरी में ठोकर खाकर ही यह मर गया। इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि लैनपुल ने ऐसा क्यों कहा और इसकी जीवन में आखिर कौन कौन से युद्ध हुए और इसने किस तरीके से शासन किया। चलिए, पहले यदि नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आपसे 3 नंबर में पूछता है तो हम क्या लिखेंगे इसके विषय में? तो हम लिखेंगे कि यह बाबर का उत्तराधिकारी था जिसे कांटों का ताज मिला था। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, मतलब इतना विश्वास करता था कि वह 7 दिन 7 कलर के ज्योतिष के हिसाब से ही कपड़े पहनता था। अर्थात जिस दिन जिस रंग में ज्योतिष में बताया गया है कि इस रंग का कपड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उस रंग का ही कपड़ा वह पहनता था। इसने 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। और ये कहां पर की थी? तो यह दिल्ली में की थी, दीन पनाह नामक नगर। यह भी इसके पतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे, हुमायूं की कार्यकाल में कौन कौन से युद्ध थे, कौन कौन से इसने अभियान किए थे। तो देखिए दोस्तों, हुमायूं ने बहुत सारे अभियान किए थे, लेकिन जो प्रमुख हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। और चौसा का युद्ध कहां पर? यह बिहार में गंगा और कर्मनासा नदी के मैदान में लड़ा गया था। कर्मनासा नदी का जो तट है उसके मैदानों में लड़ा गया था। चौसा का मैदान है, वहां पर लड़ा गया था। किस किस के मध्य हुआ था यह युद्ध? तो यह हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था। और अफगानों की तरफ से किसने भाग लिया था? शेरशाह सूरी ने भाग लिया था। हुमायूं निजाम नामक एक भिस्ती की सहायता से आगरा पहुंचा था और उसने भिस्ती के नाम पर चमड़े के सिक्के चलवाए थे। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हुआ क्या था कि चौसा का जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर हुमायूं, ये युद्ध ऐसे हुआ था कि हुमायूं वापस लौट रहा था। पहले यह चुनार का घेरा डाले रहता है। चुनार का घेरा डाले रहता है, 4 महीने तक हो जाते हैं, लेकिन कुछ फल उससे नहीं निकलता। उसको लगता है कि वह शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह किले से उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा, और वह हार मान के उसको लगता है कि मुझे दिल्ली की ओर पलायन करना होगा। वह दिल्ली की ओर वापस आता है, लेकिन रास्ते में ही जब वह कर्मनासा नदी में घुस रहा होता है तो वहां पर नदी में ही शेरशाह सूरी उस पर अटैक करवा देता है, और अटैक करने पर इसकी बहुत सारी सेना वहां पर मारी जाती है। लेकिन वहीं पर एक निजाम नामक जो भिस्ती होता है वह इसे बचाकर ले जाता है, और उसके सम्मान में वह उसे एक दिन का बादशाह बनाता है, उसे ताज पर बैठाता है, और उसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के भी एक दिन के लिए जारी करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था। लेकिन इसमें हुमायूं की बुरी तरीके से या पूर्ण तरीके से पराजय नहीं हो पाती है। शेर खान ने इसी युद्ध में विजय के पश्चात सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी, खुद को सुल्तान आदिल घोषित किया और शेर शाह की उपाधि प्राप्त की थी। फिर इसके बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। कब होता है? 17 मई 1540 को होता है।
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी के मध्य ही होता है, लेकिन इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित कर देता है, और इस पराजय के बाद हुमायूं ईरान की ओर पलायन कर जाता है, भारत को छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। फिर कुछ समय तक वहीं रहता है, वहीं पर रहकर एक रणनीति बनाता है कि भारत को मैं फिर से कैसे विजय प्राप्त कर पाऊं। तो यहां पर कहानी खत्म हो जाती है हुमायूं की, और यहां से जो शासन चलने लगता है, किसका चलने लगता है, शेरशाह सूरी का चलने लगता है, अर्थात भारत में फिर से अफगानों की सत्ता स्थापित हो जाती है। फिर इसके बाद यह वहां पर रणनीति करता रहता है और फिर से लौट के आता है कब, 15 मई 1555 को, जब तक शेरशाह सूरी भी खत्म हो जाता है, उसका वंशज वो भी खत्म हो जाता है, और शासक आता है जिसे कहा जाता है सिकंदर शाह सूर। तो हुमायूं वापस लौटता है और सिकंदर शाह सूर और इसके मध्य युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में सिकंदर शाह सूर स्वयं उपस्थित नहीं होता है, उसकी सिर्फ सेना होती है, और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं जीत जाता है, लेकिन सिकंदर शाह सूर हार नहीं मानता और कहता है कि इस युद्ध में तुम्हें उपस्थित ही नहीं था, तुम्हें हारा कैसे। तो इसके विरोध में फिर एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है सरहिंद का युद्ध, और ये होता है 22 जून 1555 को। कब होता है, 22 जून 1555। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं और सिकंदर शाह दोनों ही उपस्थित होते हैं, और इसमें सिकंदर शाह की बुरी तरीके से पराजय हो जाती है, और हुमायूं दिल्ली और आगरा पर फिर से पुनः कब्जा कर लेता है, और फिर से वह दिल्ली का शासक बन जाता है। तो यहां तक ये क्या चली, हुमायूं की कहानी चली। और इन्हीं पराजयों के कारण, जिसमें यह भारत में रहता है, भारत से ईरान भाग जाता है, ठोकरें खाता रहता है, सही तरीके से रणनीति से युद्ध नहीं लड़ता है, इन्हीं को सबको देखकर लेनपुल की युक्ति है, लेनपुल कहता है, पुल नहीं है पुल है, लेनपुल कहता है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। या फिर हुमायूं की असफलता के कारण थे क्या, क्यों वह ठोकरें खाता रहा और क्यों वह ठोकर खाकर ही मर गया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो बन सकता है दो प्रकार से बन सकता है, या तो सीधी युक्ति लिखी आ जाएगी, 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या फिर आ जाएगा कि हुमायूं की असफलता के कारण लिखिए। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। तो हुमायूं की असफलता के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यही था कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु से पहले बाबर ने हुमायूं को जताया था कि तुम अपने साम्राज्य का विघटन अपने भाइयों के मध्य मत करना, लेकिन हुमायूं उस बात को नहीं मानता है, और जैसे ही सत्ता ग्रहण करता है, उत्तरदायी अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वीकारता है, और अपने भाइयों के मध्य सारे साम्राज्य का क्या कर देता है, बंटवारा कर देता है। और बंटवारा करना उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि उन्हीं भाइयों के द्वारा समय समय पर उसे विरोध का सामना करना पड़ता है, और उसके शासन में जो मंत्री होते हैं वो भी उसका विरोध करते रहते हैं, और विरोध के परिणाम स्वरूप उसे इन सभी के आंतरिक विद्रोह का सामना करना होता है। 1532 में चुनार के किले का घेरा 4 महीने तक वह डाले रहता है। शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है, जो कि अफगान शासक होता है, लेकिन वह चुनार के किले में घुस जाता है, वह वहां पर घेरा डाले रहता है, 4 महीने तक बाहर बैठा रहता है, लेकिन शेरशाह सूरी बाहर नहीं निकलता। ये परेशान हो जाता है, इसको लगता है कि यार यहां तो विजय प्राप्त करना मुश्किल है, चलो वापस चलते हैं, और ये वापस आ जाता है। वापस आने के लिए जैसे ही आता है, तो वहां पर होता क्या है कि 4 महीने तक पूरी सेना वहां पर रहती है, तो सेना भी पस्त पड़ जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत सारे धन संपत्ति की समाप्ति हो जाती है, तो धन संपत्ति का इसको नुकसान हो जाता है। तो शेरशाह सूरी को बगैर पराजित करे यह 4 महीने तक यहाँ पर धन संपत्ति को लुटाता रहता है और यहाँ से वापस आ जाता है, जो भी इसकी पराजय का प्रमुख कारण बनता है। 1533 में दिल्ली आता है और वहां पर दीन पनाह नामक एक नगर का निर्माण करता है, और इस नगर के निर्माण में भी इसके राजकोष में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है कि यह जो नगर था वो बहुत ही आलीशान था और आरामदेह था। यह उसे भोग विलास के लिए बनवाता है, जिस कारण से जो राजकोष है उस पर भी भारी दबाव पड़ता है, जो इसे आगे युद्ध लड़ने में कमजोर सिद्ध कर देता है। सैन्य अभियान में कुशल नेतृत्व, यह कुशल सैनिक नहीं था, इसलिए जो सैन्य नेतृत्व थे उसका कुशल नहीं था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब वह चुनार का घेरा डालता है तो 4 महीने तक डाले रहता है। यदि उसने घेरा डाला था तो या तो उसको पराजित करके लौटता या उससे पहले आ जाता, लेकिन ये क्या करता था, अभियान करता था, बहुत सारी संपत्ति खर्च करता था, सैनिक भी परेशान हो जाते थे और युद्ध को बगैर लड़े ही वापस आ जाता था।
उसी तरीके से समय अनुकूल निर्णय लेने की इसके अंदर क्षमता नहीं थी। साथ ही साथ भाइयों और सामंतों और मित्रों की विश्वासघात का इसे सामना करना पड़ा, और इन्हीं विश्वासघातों के कारण जो चौसा था, जो बिलग्राम का युद्ध था, इन दोनों युद्धों में इसे पराजय का सामना करना पड़ा। बिलग्राम के युद्ध में यह पूरी तरीके से परास्त हो गया था और ईरान भाग गया था। अर्थात इसी तरीके से ठोकरें खाता रहा, कभी चौसा के युद्ध में हारा तो कभी बिलग्राम के युद्ध में हारा, कभी ईरान गया तो फिर कभी भारत आया। इस तरीके की यह ठोकरें खाता रहा। और जब यह वापस आया और आगरा में ही इसने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, स्वयं ने निर्माण करवाया था, तो उसी पुस्तकालय के भवन में सीढ़ियों से गिरकर यह मर जाता है। और इसी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु पर लैनपुल कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंतिम समय पर भी ठोकर खाकर ही इसकी मृत्यु हुई थी। तो यदि इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप इस तरीके से जमा कर दे सकते हैं। तो ये हुमायूं की कहानी यहां पर खत्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी की, जो कि अफगानी शासक था, जिसने चौसा के युद्ध में और बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार कर कहां चला जाता है? ईरान चला जाता है। भारत में शून्यता की स्थिति आ जाती है और यहां पर शासक कौन बन जाता है? शेरशाह सूरी बन जाता है, शेर खां बन जाता है, जिसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। इसका कार्यकाल 1540 से 1555 तक चलता है। ध्यान रखिएगा 1555 तक ये स्वयं नहीं रहता, इसके वंशज कार्य करते हैं। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था और इसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो यदि इसके विषय में, शेरशाह सूरी के विषय में 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए कि इसके मूल नाम क्या था। तो फरीद था। उपाधि क्या धारण की थी? तो हजरत आला की उपाधि धारण की थी। 1540 में कन्नौज की लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी ने सुल्तान या बादशाही की उपाधि ली और आगरा का शासक बन गया था। कौन सा? कन्नौज के युद्ध के बाद। जो बिलग्राम का युद्ध था उसे ही कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी शासक के रूप में मूल्यांकन, यदि शेरशाह सूरी ने क्या क्या उपलब्धियां हैं या फिर शेरशाह सूरी का शासक के रूप में मूल्यांकन, इस तरीके का यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें क्या लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जब शेरशाह सूरी सत्ता ग्रहण करता है, अफगानी साम्राज्य का विस्तार करता है, तो इसने बहुत सारे अभियान किए और बहुत सारे अभियानों में विजय प्राप्त भी की। साथ ही साथ इसने आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार भी बहुत ज़्यादा किए थे। अर्थात इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी इसकी उपलब्धियां थी। उन उपलब्धियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि शेरशाह सूरी ने भारत पर किस तरीके से विशाल अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी और किस तरीके से इसका अंत हुआ था। तो 1540 में जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और इस पराजय के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था? ईरान की ओर पलायन कर गया था और भारत में दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी कब्जा कर लेता है और यहाँ पर एक विशाल अफगान साम्राज्य की स्थापना करता है। और अफगान साम्राज्य की स्थापना के साथ ही साथ बहुत सारे कार्य करता है। जैसे सबसे पहला कार्य करता है वह है अपने साम्राज्य के विस्तार का। जैसे ही ये शासक बनता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगता है, साम्राज्य के विस्तार करने के लिए यह बहुत सारे युद्ध लड़ता है। जैसे पहला युद्ध 1541 ईस्वी में बंगाल का लड़ता है। अर्थात ये पहला अभियान जो करता है वो बंगाल के विरुद्ध करता है। यह अभियान कब करता है? 1541 ईस्वी में करता है। जैसे ही बंगाल में जाता है वहां पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण बंगाल को 16 सरकारों में बांट देता है। यह सरकारों में इसलिए बांट देता है ताकि अब पूरा बंगाल एकत्र ना हो पाए और यहां पर आंतरिक विद्रोह ना हो और यह मेरे प्रति या मेरे विरोध में कभी विद्रोह ना कर पाए, इसलिए क्या करता है? इसे 16 सरकारों में बांट देता है। अगला अभियान करता है 1543 ईस्वी में मालवा का। यह अभियान के बाद वह बिहार आकर पटना शहर को बसाता है। यहाँ अभियान को विजय प्राप्त करके फिर वह बिहार में आता है और बिहार में पटना शहर की स्थापना करता है। अगला अभियान करता है वो 1543 में, उसे कहते हैं रायसेन का अभियान। यह अभियान इसके चरित्र पर कलंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अभियान के दौरान जब वह विजय प्राप्त करता है तो वह धोखे से विजय प्राप्त करता है। यह अभियान जो करता है वह राजा पूरनमल के विरुद्ध करता है। होता क्या है कि रायसेन का किला जो है बहुत मजबूत किला है। यहाँ पर यह घेरा डाले रहता है लेकिन राजा पूरनमल बाहर नहीं निकलते हैं। इसको लगता है कि यार मैं तो ऐसे घेरा डाले रहूँगा और परेशान हो जाऊँगा, लेकिन राजा पूरनमल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, इस किले को मैं भेद नहीं पाऊँगा।
तो वह एक संदेश के द्वारा राजा पूरनमल के पास संदेश भेजता है, कहता है कि आप एक काम करिए, बाहर आ जाइए, हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं, आपसे युद्ध नहीं करेंगे। राजा पूरनमल उसकी बातों में आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और बाहर जैसे ही आते हैं और यह उस पर अटैक कर देता है और राजा पूरनमल को पराजित कर देता है। इस तरीके से रायसेन का अभियान विजित करता है। इसीलिए रायसेन के अभियान जो था वह इसके चरित्र पर कलंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसको शक्ति के आधार पर प्राप्त नहीं करता, शक्ति के आधार पर इसमें विजय प्राप्त नहीं करता, छल के आधार पर विजय प्राप्त करता है। फिर अगला अभियान 1543 में मुल्तान का करता है। मुल्तान का अभियान जो था वह जाटों के विरुद्ध होता है। फिर इसके बाद वह अभियान करता है 1544 में जोधपुर का। जोधपुर का अभियान राजपूतों के विरुद्ध करता है। चूंकि यहां पर राजपूत शासक जो होते हैं वह बहुत ही वीरता के साथ लड़ते हैं और यहां पर शेरशाह सूरी मरते मरते बचता है। और इसी अभियान के बाद वह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने तो समूचे हिंदुस्तान का साम्राज्य ही खो दिया था। अर्थात सिर्फ जोधपुर को पाने के लिए यदि मैं मर जाता तो पूरा का पूरा भारत का साम्राज्य चला जाता। और इसी के उपलक्ष्य में वह क्या कहता है, मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खोने वाला था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि किस अभियान के तहत इसने ऐसा कहा था। फिर 1545 में कलिंजर का अभियान करता है और कलिंजर का अभियान सबसे आखिरी इसका अभियान होता है, क्योंकि इस अभियान में यह एक ओक्का नामक तोप चलाता है। ओक्का नामक तोप से एक गोला निकलता है, बारूद का गोला, और वो बारूद का गोला चूंकि कलिंजर के किले से टकराकर वापस आ जाता है और वापस आ जाने के कारण उसी के द्वारा चलाई गई तोप से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो कलिंजर का अभियान है वह चंदेल शासक कीरत शाह के विरुद्ध किया गया था और इसी में जो शेरशाह सूरी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1545 में मर जाता है। फिर इसके वंशज यहाँ पर शासन करते हैं और 1555 में हुमायूं वापस आ जाता है। तो क्लियर है। अतः शेरशाह ने उत्तर भारत में एक बृहद अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप समझ सकते हैं साम्राज्य विस्तार हेतु उसने बहुत सारे अभियान किए और सभी अभियानों में उसने विजय प्राप्त की थी और एक बृहद अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रशासनिक सुधारों की बात कर लेते हैं कि इसके प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य था साम्राज्य की सुरक्षा करना और प्रजा का हित, अर्थात प्रजा कल्याण के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना और अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना प्रशासनिक सुधार का मुख्य उद्देश्य था। इन सुधारों में उसमें निरंतरता, पुनरुद्धार और परिवर्तन तीनों लक्षण थे। अर्थात निरंतरता, सुधार, जैसे जैसे समय बीतता जाए उसमें सुधार क्या क्या करना है वो हो। पुनरुद्धार मतलब यदि कोई पुरानी चीज हो गई है तो उसे नई में बदलना। साथ ही साथ परिवर्तन, अर्थात ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी विचारधारा और रूढ़िवादी पद्धति पर चला जा रहा हो। इसमें नवीन आधुनिक परिवर्तन तीनों गुण शामिल थे। क्या क्या? निरंतरता, पुनरुद्धार और परिवर्तन, ये तीनों गुण इसमें समाहित थे। यह मॉडल बहुत हद तक अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से प्रेरित था। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसका मॉडल हमने देखा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी देखी थी हमने। चलिए बात कर लेते हैं केंद्रीय प्रशासन की। केंद्रीय प्रशासन कैसा था? तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी स्वयं था। लेकिन इसकी सहायता के लिए क्या था? बहुत सारे केंद्रीय विभाग हुआ करते थे और केंद्रीय विभागों के बहुत सारे प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। कौन कौन से केंद्रीय विभाग थे? जैसे कि दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत क्या था? भू राजस्व विभाग कहलाता था। ऐसे ही था दीवान ए आरिस। जो दीवान ए आरिस था वह सैनिक की नियुक्ति का विभाग था। जो सैनिकों की नियुक्ति करता था उस विभाग को कहा जाता था दीवान ए आरिस। ऐसे एक विभाग था जिसे कहा जाता था दीवान ए इंसा। ये सल्तनत काल में भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो दीवान ए इंसा है वो पत्राचार विभाग था। ऐसे ही था दीवान ए रिसालत जो कि धर्म विभाग था। क्या था? धर्म विभाग। तो ऐसे बहुत सारे विभाग थे जो सुल्तान या फिर सिकंदर शाह सूरी था, सिकंदर शाह सूरी था, शेरशाह सूरी, सिकंदर शाह नहीं, शेरशाह सूरी था, उसकी मदद करने के लिए कार्य करते थे। अब बात कर लेते हैं हम प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन में क्या था? प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था वह सूबेदार कहलाता था। क्या कहलाता था? सूबेदार कहलाता था। स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन को 63 सरकारों में इसने विभक्त कर रखा था ताकि आंतरिक विद्रोह ना हो और वो 63 सरकारों के प्रमुख मुखिया कुछ हुआ करते थे और वह वहां पर प्रशासन करते थे। सरकारों का विभाजन परगना में होता था। अब बात कर लेते हैं हम इसकी भूराजस्व संबंधी सुधार की। इसने भूराजस्व नीति कैसी थी, इसमें क्या क्या सुधार किए थे। तो ध्यान रखिएगा जो शेरशाह सूरी था
उसकी भू राजस्व व्यवस्था को जप्ती पद्धति या टोडरमल पद्धति के नाम से जाना जाता था। किस पद्धति के? जप्ती पद्धति या टोडरमल पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसमें इसने बहुत सारे सुधार किए थे। जैसे सबसे पहले सुधार था रैयतों की सुरक्षा अर्थात किसानों की सुरक्षा। इसके लिए उसने कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। क्या किए? कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। पहले जो मध्य में बिचौलिया हुआ करते थे, जो सामंत हुआ करते थे, जो एकता हुआ करते थे, वो क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे और राजा का जो सीधा नियंत्रण किसानों से होता था या सीधा संबंध किसानों से होता था उसे यह विच्छेद कर देते थे, तोड़ देते थे। तो इसने सबसे पहले क्या किया? कृषकों की सुरक्षा के लिए, इनका शोषण ज्यादा ना हो पाए, इसीलिए उसने सामंतों या जो मध्य वर्ग था उसका अंत करके उनसे सीधा संपर्क स्थापित किया। साथ ही साथ प्रत्येक कृषक को बृहद को बट्टा देकर, बट्टा मतलब क्या होता है कि अग्रिम पैसा देकर या अग्रिम लागत देकर कबूलियत लिखवाई। कबूलियत मतलब क्या होता है कि उनसे बुलवाया गया कि आपका जब उत्पादन होगा तो आप इसको चुकाएंगे और कितनी मात्रा में आप इसका कर या ऋण देंगे। तो इसे ऐसी कबूलियत इसने लिखवाई। फिर इसने क्या किया? रैयतों की सुरक्षा के बाद भूमि की माप करवाई। इसने हिंदू ब्राह्मणों की सहायता से भूमि की माप कराई और कृषि भूमि का एक दस्तावेज तैयार करवाया। उसने पूरा एक दस्तावेज तैयार करवाया। साथ ही साथ माप की जो इकाई थी उसके लिए उसने जरीब का प्रयोग किया। जरीब कैसे बनी होती थी? सन की डंडी या रस्सी से बनी हुई होती थी। इसका प्रयोग करवाया और इसके माध्यम से सारी जो भूमि हुआ करती थी उसकी नप्ती करवाई। फिर उसने जब नप्ती हो गई भूमि की तो फिर उसने भू राजस्व का निर्धारण किया। भू राजस्व क्या होता था? कुल राशि का, उत्पादन की राशि का 1/3 भाग होता था। कितना होता था? 1/3 भाग होता था। इसके दर का जो निर्धारण होता था वह आसपास के क्षेत्रों के मूल्यांकन के आधार पर होता था, अर्थात आसपास के क्षेत्रों में जितना उत्पादन हो रहा होता था उसके आधार पर फिर इसका राजस्व का निर्धारण होता था कि कितना टैक्स इनसे लिया जाए। फिर उसके बाद उसने भू राजस्व की वसूली की। तो ध्यान रखिएगा, सुधार में क्या करेगा? पहले जो किसान, जो एक खेती होगी उस भूमि पर जो खेती करेगा पहले उसकी सुरक्षा, फिर उस खेती की सुरक्षा अर्थात उसकी नप्ती अप्ती करवाएंगे, फिर हम उस पर जो उत्पादन होगा उसमें भू राजस्व का निर्धारण करेंगे और फिर वो जो भू राजस्व है उसको लेना कैसा है ये सब करेंगे। तो यह जो इसकी पद्धति की विशेषताएं थी। भू राजस्व की वसूली, तो ध्यान रखिए ये अनाज और नगद दोनों में ही होती थी, अर्थात अनाज के द्वारा या नगद के द्वारा दोनों के आधार पर इसकी वसूली की जाती थी। सैन्य सुधार को हम देख लेते हैं। तो इसने सेना को नगद वेतन चालू किया, नगद वेतन देना चालू किया। क्योंकि सल्तनत काल में क्या हो रहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने धीरे धीरे क्या भूमि देना चालू कर दिया था, नगद वेतन बंद कर दिया था धीरे धीरे। जैसे ही वहां पे नगद वेतन था, लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? भूमि देने लगता है, नगद वेतन बंद कर देता है। जो दागने की प्रथा है, जो हुलिया की प्रथा है, धीरे धीरे इनको समाप्त कर देता है। तो ये क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक जो सुधार थे उनको पुनः लेके आता है और नगद वेतन और साथ ही साथ हुलिया और दाग प्रणाली को पुनः यह प्रारंभ कर देता है, ये सुधार फिर से ले आता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान की बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में यह पहले स्वयं का मकबरा बनवाता है। और कहां पर बनवाता है? सासाराम में बनवाता है। और इसके मकबरे की विशेषता है कि यह तालाबों के बीचों बीच है और कैसा है? अष्टकोणीय है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो शेरशाह है, शेरशाह सूरी है, उसका मकबरा कहां पर है और एक कैसा, इसकी विशेषता क्या है? तो इसका मकबरा इसने खुद ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? सासाराम में बनवाया था। और कैसा है? अष्टकोणीय है और तालाब के बीचों बीच है। इसने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया और इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान था उसका उल्लेख मिलता है और रानी पद्मावती की जीवन गाथा मिलती है। निष्कर्षता क्या था? शेरशाह के संदर्भ में कानूनगो का यह मत प्रतीत होता है कि जो शेरशाह सूरी था वह क्या था? एक कुशल सैनिक था, प्रशासनिक था, जिसने उत्तर भारत में एक विशाल अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद जब 45 में उसकी मृत्यु हो जाती है तो 1545 से 1553 तक उसका वंशज आता है जिसका नाम था इस्लाम शाह। ये पूछा गया था एक बार प्रश्न कि शेरशाह सूरी के बाद पद पर कौन बैठता है? तो इस्लाम शाह बैठता है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल 45 से 53 तक ही शासन कर पाता है।
यह शेरशाह का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बना। इसने राजधानी तथा कोष को आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया था, अर्थात यह आगरा से कहां ले आया था, ग्वालियर लेके आ गया था। और संपूर्ण जो इक्ता भूमि थी उस भूमि को किस में बदल दिया था, खालसा भूमि में बदल दिया था। अर्थात इक्ता प्रथा को यहां पर समाप्त करके उसने खालसा भूमि अर्थात राज्य के नियंत्रणाधीन आने वाली भूमि में बदल दिया था। तो यहाँ पर ये अफगान जो साम्राज्य था खत्म होता है। इसके बाद सिकंदर शाह आता है और उसका फिर युद्ध होता है किससे, हुमायूं से। और हुमायूं पुनः 1555 में यहाँ पे सत्ता ग्रहण कर लेता है और 1555 के बाद फिर यह यहाँ पर सत्ता ग्रहण करने के बाद दिल्ली और आगरा पर अपना शासन कर लेता है, फिर से मुगल वंश को स्थापित कर लेता है। लेकिन बाद में खुद के द्वारा जो एक पुस्तकालय बनवाया जाता है उसमें गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी पुस्तकालय से गिरने के बाद शासक कौन संभालता है, शासक कौन बनता है, अकबर। तो यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद अकबर और अकबर की उपलब्धियां, अकबर के अभियान, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बने रहिए वीडियो की इस सीरीज़ में और आप अच्छे से करते रहिए। मैं आपको कहता हूं कि यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, प्रश्नों के आधार पर तैयारी करेंगे तो आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।